नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आपका है, उसमें क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर नंबर 2 में कौन सा है? चैप्टर जो फोर्स एंड मोशन, यानी कि बल और गति। ठीक है, बल और गति में हम लोग क्या है फोर्स एंड मोशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्यों नहीं चला। ठीक है, मैथ का तो ऑलरेडी चल रहा है, आपका मैथ का क्या है ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर लेकिन आप लोगों ने मैथ का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को सोल्यूशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ से फिजिक्स भी आप देखा कीजिए, मैथ का भी देख लीजिए। ठीक है, और आज हम लोग जो है इसका करें यानी कि जो फिजिक्स है आपका, फिजिक्स का भाई आपको मोस्ट चैप्टर नंबर 2 यानी बल एंड गति का हम स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रखे हैं और उनका क्या है पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे डेफिनेटली, अगर आप इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी। अगर आप लोग, और एक बात बता दें, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर सिर्फ आप लोग इतने ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इतने ही क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तब भी अच्छा एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अच्छा से स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, सदिश तथा अदिश राशियों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन और पहला आपका है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका, कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन को समझाइए, यानी कि क्या है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको बताना है। कोणीय वेग तथा कोणीय विस्थापन में आपको क्या है रिलेशन अंतर स्पष्ट करना है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन में आपको क्या करना है, इसका भी रिलेशन दिखाना है। ठीक है, संबंध स्थापित करना है। तो ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सदिश राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं उनके नाम लिखिए, यानी सदिश राशियाँ क्या आपको पहले वाली यही चैप्टर फर्स्ट में इसको बताए थे, तो इसको आपको वो चैप्टर फर्स्ट से आपको देख लेना है। क्लियर। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्या है, आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बल की परिभाषा उदाहरण सहित समझाए। ठीक है, यानी कि फोर्स की आपको डिफिनीशन लिखना है उदाहरण सहित। क्लियर। नेक्स्ट जो है यहाँ 7 नंबर जो है, संयोग की परिभाषा दीजिए, यानी कि क्या है संयोग की क्या है परिभाषा, यानी मोमेंटम क्या होती है उसकी क्या है आपको डिफिनीशन लिखना है। और यहीं पर एक और आता है संयोग से रिलेटेड, संयोग संरक्षक के नियम और उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन जो बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए आप लोग क्या है कि कमेंट तो कर देते हो बट वीडियो इन तक जरूर देखते नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो भी लोग कमेंट किए हैं जिनके डिमांड पे क्लासेस चलाई जा रही है, तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर हमने कहा था आप चलाएं वीडियो। ठीक है, कि हम वीडियो देख रहे हैं। क्लियर। और देखिए वीडियो को भी लाइक भी जरूर कर दीजिए। देखिए आपके लिए इतना मेहनत करके कंटेंट रेडी किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा हम लोगों को एप्रिसिएशन मोटिवेट मिलता है कि आपको अच्छा लग रहा है। क्लियर। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा तथा रैखिक वेग में संबंध बताइए, यानी कि क्या है काइनेटिक एनर्जी जो है लीनियर मोमेंटम में क्या है आपका रिलेशन पूछा है। समय संरक्षण के नियम और उदाहरण सही समझाइए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कोणीय तथा रैखिक वेग में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर आ गया ना, कोणीय वेग और रैखिक वेग में आपको क्या है रिलेशन दिखाना है, तो संबंध स्थापित करना है। ये सभी क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन जो रिलेशन स्थापित करने आए 5 नंबर में डायरेक्ट आते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 5 नंबर ये भी जो रिलेशन जो दर्शाने वाले हैं वो भी 5 नंबर में डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या है कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से इसको रीड करिए, पढ़िएगा, इसका भी हम सोल्यूशन भी करवाएंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने। क्लियर। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। पहली बात तो आप अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। ठीक है, क्लास अगर आप रेगुलर लेना चाहते हैं, अगर आपको कंटिन्यू ये क्लासेस चाहिए फिजिक्स का मैथ का, ठीक है, तो आपको क्या है अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करिए। ठीक है, जैसे हमको भी पता चलेगा कि आप लोग क्या है इंटरेस्टेड हैं क्लास के लिए। ठीक है, तो आपको क्या है कोई भी गैप नहीं होगा, आपको क्लासेस डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। क्लियर। चलिए, यहाँ कोणीय वेग और रेखीय वेग में आपका क्या है संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करवाएंगे हम। केंद्रीय व अभिकेंद्रीय त्वरण की क्या है परिभाषा तथा उदाहरण सहित समझाइए। क्लियर। यानी कि केंद्रीय जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण की उदाहरण सहित इसको क्या है आपको समझाना है अभिकेंद्रीय त्वरण को। ठीक है,
अब अभिकेंद्री त्वरण का क्या है फार्मूला भी डिराइव करने को आता है। क्लियर। अब ये क्या है प्रीवियस ईयर की बेस्ड पे एनालिसिस करके क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। क्लियर। तो आपको क्या है कि एक क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, आने की पॉसिबिलिटी है इसकी, तो क्या इसका क्या है इसका डेरिवेशन और इस उदाहरण सहित इसको समझाना है, तो इसको भी करवाया जाएगा। क्लियर। अब केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अब केंद्रीय बल भी आपको बताया, उदाहरण सही समझाइए, ये भी क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और ऊपर के क्वेश्चन जैसे समय की परिभाषा दे दी थे कितने 2 नंबर में आते आते हैं, लेकिन यहीं पर संघीय संरक्षण के सिद्धांत नियम को उदाहरण सहित समझाने के लिए बोलेगा तो आपको 5 नंबर को देखने को मिलेगा। क्लियर। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं, सदिश और अदिश राशि को उदाहरण सहित समझाइए। क्लियर। तो ये क्या है देखिए, अब इसको हम देखते थे एक एक क्वेश्चन जो भी देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन आज करवा रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं उस इस वीडियो में रहेंगे, लेकिन बाकी के अगला जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट फंसेंगे आपसे एग्जाम में, वो क्या है उसका भी आपको क्या है ये सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं करवा सकते क्योंकि भी हमको मैथ का भी क्लास लेना है। क्लियर। तो हमको क्या है कि एक 2 पार्ट में अगर इसको बांट देते हैं तो क्या करिए कि इसको एक पार्ट में अलग देख लीजिए और उसके बाद दूसरा पार्ट इसको कल आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो चलिए, तो आपका क्या है पहला जो आपका सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती है, सदिश राशियाँ जानिए सदिश राशियाँ क्या होती हैं। क्लियर। तो सदिश राशियाँ क्या होती है इसको समझिए, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर। या ये सॉरी अदिश राशि की बात हो रही है, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं इसको समझिए। उसके बाद हम क्या क्या लोग समझोगे सदिश राशियाँ। क्लियर। तो अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल क्या है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है और कोई उसके डायरेक्शन नहीं होता है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर। अदिश राशियाँ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है कि जैसे आपको कह दिए 5 kg है, 5 किलो है, दूरी समय की बात करें कहेंगे 10 सेकेंड है, तो 10 क्या है 10 यहाँ 5 क्या है ये मैग्नीट्यूड है यानी कि यह परिमाण है। क्लियर। तो यही कह रहा है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। चाल कह रहे हैं, चाल कह रहे हैं 5 किलोमीटर पर हावर, बोलते हैं ना 5 किलोमीटर पर हावर, तो यानी कि 5 किलोमीटर आपको क्या करेंगे ये क्या है मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर। तो ये होता है क्या है अदिश राशियाँ क्या होती है जिसमें क्या है केवल परिमाण हो यानी कि मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो, उसको बोलते हैं अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपका समय द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, आयतन इत्यादि। क्लियर। और भी हैं। क्लियर। उसी तरह से सदिश राशियाँ क्या होती है इसको समझिए, सदिश राशियाँ क्या होती है इसको जानिए। सदिश राशियाँ क्लियर। क्लियर। वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ यानी वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर। यानी जिसमें क्या हो मैग्नीट्यूड भी हो यानी कि परिमाण भी हो और क्या हो दिशा भी हो डायरेक्शन भी हो, उसको हम बोलते हैं क्या सदिश राशियाँ बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर। चलिए वेक्टर क्वांटिटीज इसको बोलते हैं। तो यानी कि अभी यहाँ इसको समझ गए सदिश राशियाँ क्या होती है इसको, जैसे फॉर एग्जांपल स्थिति जो इसको विस्थापन है यानी कि विस्थापन क्या होता है इसको ये भी जान रहे होंगे। विस्थापन हो गया, इसमें क्या हो गया कि मतलब क्या विस्थापन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 5 मीटर विस्थापित किए तो 5 मीटर विस्थापन एक क्या है पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब 5 मीटर इसमें मैग्नीट्यूड हो गया। और विस्थापन मतलब क्या होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के यानी किसी दिशा में जाने की वजह उसको विस्थापन बोलते हैं। ठीक है। न्यूनतम दूरी जो होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की यही होती है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये क्या है डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है तो विस्थापन। क्लियर। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होती है, इसलिए क्या है ये वेक्टर क्वांटिटीज है। क्लियर। वेग अभी जैसे वेलोसिटी हो गया, भार हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। ठीक है। वैद्युत धारा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी क्या है सदिश राशियाँ। तो इसको लिख देंगे तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है बल, आपका अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें क्या पूरा सोल्यूशन रखे हैं, तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन का क्या है कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन को, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए क्या है कि अभी इतना देखिए कलेक्ट करके ले आए गए हैं सभी क्वेश्चन, इसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। तो PDF सेट नहीं बट आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। क्लियर। तो हमको क्या है दूसरा क्वेश्चन कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन, तो कोणीय वेग क्या होता है इसको जानिए। यानी एक समान वृत्तिगत करते हुए कण की त्रिज्य वेक्टर एक निश्चित अंतराल में जितना कोण घूमती है
वह गतिमान कण का क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। क्लियर, इसको समझिएगा, ये क्या कह रहा है, यानी कह रहा है एक समान वृत्तिगत में कोई मान लीजिए कोई पिंड हो, क्या है, एक समान वृत्ति कर रहा है, वृत्तिगत कर रहा है। क्लियर, तो ये आपका इसका सेंटर पॉइंट है। तो कह रहा है वृत्तिगत करते हुए कण की त्रिज्य वेक्टर एक निश्चित समय अंतराल में जितना कोण घूमती है, मान लीजिए एक क्या है, कण की क्या है, त्रिज्या है, तो एक पार्टिकुलर टाइम में, यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम यानी कि टी सेकंड में मान लीजिए यहाँ तक जाया, तो यानी यहाँ तक टी सेकंड में आया, तो इनके बीच के जो एंगल बनेगा वही होता है कोणीय विस्थापन। क्लियर, यानी कि टी सेकंड यहाँ तक आने में, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टी सेकंड लगा, तो यहाँ ये सेंटर लाइन से आप इसको मिलाएंगे। क्लियर, तो जितने भी एंगल बनेगा वही होता है कोणीय विस्थापन। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण की त्रिज्य वेक्टर एक निश्चित समांतराल में जितना कोण घूम जाती है वह गतिमान कण का क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। इसे हम क्या है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, उसके बाद क्या होता है, कोणीय जो विस्थापन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्लियर, यानी कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, विमाहीन होता है। क्लियर, तो इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्लियर, इसका जो मात्रक होता है कोणीय विस्थापन का रेडियन होता है। अब देखिए वही बात यहाँ पर भी बोले हैं कि कोई पार्टिकुलर टाइम है, यहाँ इसका रेडियस है, ठीक है, यहाँ इसका रेडियस है, और क्या है, कोई भी वृत्तिगत कर रहा है, तो यानी पार्टिकुलर टाइम में ए से बी तक जाने में डेल्टा एस टाइम लग रहा है, यानी कि डेल्टा टी बोल दीजिए अगर आप, तो इतना टाइम लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो यही आपका क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या है, कोणीय वेग था। दूसरा आपका क्या था, कोणीय वेग था, तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थीटा समझ लीजिए। क्लियर, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग, अब इसको जब तक कोणीय वेग नहीं समझेंगे, कोणीय विस्थापन नहीं समझेंगे, आगे आपका इनके बीच में रिलेशन दिखाना आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्लियर, तो रिलेशन इनके बीच में आप नहीं दिखा पाएंगे। ठीक, तो यानी क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कोणीय विस्थापन के समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन जो कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसके क्या है, यानी कि समय दर को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन के समय दर को हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। जैसे दूरी परिवर्तन को समय के दर को क्या बोलते हैं, दूरी परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं ना, चाल बोलते हैं। क्लियर, दूरी परिवर्तन चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो ये दूरी परिवर्तन। उसी तरह से कोणीय विस्थापन बोल रहा है, तो यानी कोणीय चाल। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन यानी कि कोणीय चाल पूछ रहा है, यानी कोणीय वेग पूछ रहा है, तो कोणीय विस्थापन के समय दर को हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ओमेगा से। क्लियर, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर, ओमेगा इक्वल टू, यहाँ डेल्टा थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है, डेल्टा टी क्या है, आपका इसका समय दर है। ठीक है, क्लियर, तो यानी कि आपका कोणीय वेग यानी ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। क्लियर, चलिए, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, इसका जो मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर, इसी तरह से आप एक और फार्मूला समझिए कि हम तो कोणीय विस्थापन पढ़ लिए, कोणीय वेग पढ़ लिए, और हम कोणीय त्वरण हमको ज्ञात करना, तो क्योंकि इसका भी रिलेशन आपको अभी आएगा क्वेश्चन में, तो कोणीय त्वरण क्या होता है उसको चलिए जान लेते हैं। क्लियर, चलिए, कोणीय त्वरण ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न पर बेस्ड हम क्या है, जब हम डेरिवेशन फार्मूले के करेंगे तो इन सभी का यूजेज आएंगी। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि ये कहाँ से आ रही हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कोई थ्योरी क्लासेस नहीं चल रही है कि पूरा सिलेबस चलेगा, तो जो इंपॉर्टेंट है वही भर चल रहा है, सिर्फ जो एग्जाम में आने की जिसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। क्लियर, तो कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एसेलेरेशन, एसेलेरेशन का पहले आप क्या है, रेखीय त्वरण समझिए। तो रेखीय त्वरण क्या होता था, रेखीय त्वरण ये क्या होता था, यानी वेग परिवर्तन के समय दर को हम क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन के समय, वेग बटे समय यानी क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन के समय दर को हम त्वरण बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ कोणीय त्वरण है, तो कोणीय वेग परिवर्तन, इसके कौन सा वेग परिवर्तन होगा, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अल्फा, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ जोड़ ऐड करिए, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक भी होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब तीनों में अंतर लिखने के आएगा तो आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्लियर,
इसमें 3-4 पॉइंट बनाकर आप आसानी से पहले इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद इसका मात्रा लिख दीजिएगा, उसके बाद यह इसका फार्मूला लिख दीजिएगा। क्लियर। ये सभी क्या हो इसका अंतर। अब फार्मूला क्या बनेगा, अल्फा यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। जैसे वेग परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वेग कोणीय वेग परिवर्तन, मान लीजिए कोई कोणीय वेग है, एक जगह कोई मान लीजिए कोई वृत्तीय गति कोई पिंड कर रहा है, एक जगह इसका कोणीय वेग ओमेगा 1 है, दूसरी जगह क्या है ओमेगा 2 है। तो वेग परिवर्तन यानी कि ओमेगा 1 से ओमेगा 2 कितना वेग परिवर्तन किया, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे यहाँ क्या होगा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा क्या है अल्फा, यानी कि कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू ओमेगा डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाए, इसको फार्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब कौन सा है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ आपका इंपॉर्टेंट क्या है, बल की परिभाषा लिखना है, बल की परिभाषा इसको बता देंगे, और उसके बाद मोमेंट है यानी कि संवेग की परिभाषा। संवेग के बाद फिर हम आवेग की परिभाषा देखेंगे, ये भी एग्जाम में आ जाता है। क्लियर, आवेग की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है न्यूटन के गति का नियम। क्लियर, तो चलिए इन सभी को देखते हैं। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर बल की बल क्या होता है इसको समझिए। तो बल क्या है इसका परिभाषा आपको बहुत सभी लोगों को लगभग याद ही होगा। क्लियर, यानी कि फोर्स क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है, यानी क्या है बाह्य वह एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी वस्तु की स्थिति या गति की अवस्था में क्या है परिवर्तन करता है। क्लियर, या क्या है आपको एक और जनरल फार्मूला याद होगा, बल की परिभाषा है बल वह धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। क्लियर, परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, उसको हम बोलते हैं बल बोलते हैं। क्लियर, तो वही क्या है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। क्लियर, बल कहलाता है। यहाँ पर ये तो बल की परिभाषा हो गई। उदाहरण सहित आप बहुत सारे कुछ भी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई फिगर बना के कि बल क्या होता है। क्लियर, बल के अगर प्रकार की और भी एक बल के संरक्षी बल क्या होता है, असंरक्षी बल क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। उसके बाद हम समझेंगे क्या होता है आंतरिक बल, इसको उतना आंतरिक बल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर संवेग और आवेग क्या होता है, ये 2-2 नंबर में पूछ लेता है। क्लियर, उसके बाद क्या है अभिकेंद्र बल क्या होता है, इसको भी समझा देंगे। क्लियर, इसको चलिए इसको समझ लेते हैं। छोटे तो बल हो गया। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको समझिएगा। अब इसको समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यानी कि संरक्षित और असंरक्षित बल क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए आपको इस वीडियो में रखा गया। क्लियर, तो यानी कि क्या है संरक्षित बल क्या होता है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में जानिए। तो यहाँ क्या है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसको जानिए, संरक्षित बल क्या होता है, यानी क्या होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी कण को ले जाने में किया गया जो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो कण पर लगने वाला बल संरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी पिंड हो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो उसमें क्या है जो कण पर जो लगने वाला बल है वो क्या है पथ पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर, यहाँ समझिएगा मेन टॉपिक क्या है आपका, मेन जो आपका टॉपिक है आपको क्या लिखना है मेन, यानी कि क्या है किया गया जो कार्य होगा एक स्थान से दूसरे स्थान जो कोई भी कण को ले जा रहे हैं, तो उसमें कण पे किया जाने वाला जो कार्य है पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये मेन आपका क्या है यही है कि पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो कण पर लगने वाला जो बल होगा, फोर्स पे जो बल लगेगा उसको बोलते हैं हम क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि संरक्षी बल बोलते हैं। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। ठीक है, ये होता है, ये दोनों बल क्या कौन से फोर्स के हैं, ये आपका क्या है कंजर्वेटिव फोर्स के हैं, यानी कि संरक्षी बल के हैं। क्लियर, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, यानी असंरक्षित बल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं इसमें क्या होता है तथा जब किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, यानी कि जब किया गया कार्य हो, यानी कोई भी पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो इस पर जो किया गया कार्य होगा पथ पर निर्भर जब करेगा तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कंजर्वेटिव यानी संरक्षित बल बोलते हैं। और जब पथ पर निर्भर नहीं करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव संरक्षित, और जब पथ पर निर्भर करेगा तो उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर,
क्या का निर्भर कर सकते, यानी कि पथ पर निर्भर करेगा तो इसको बोलते हैं क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो उस बल को हम असंरक्षित बल कहते हैं, जैसे घर्षण बल हो गया, ठीक है। तो उस घर्षण बल क्या होता है, पथ जैसे जब जहाँ क्या उबड़ खाबड़ होगा वहाँ घर्षण अधिक हो जाएगा, क्लियर। घर्षण बल अधिक अधिक काम करेगा, क्लियर। तो ये क्या है, पथ पर निर्भर कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, असंरक्षित बल, जो कि पथ पर निर्भर कर रहा है, क्लियर। चलिए अगला जो आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाला है वो कौन सा, इस चैप्टर से अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी कि मोमेंटम। संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है मोमेंटम, वो क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमास यानी कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम बोलते हैं संवेग बोलते हैं, क्लियर। तो कोई भी वस्तु है उसके वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। इसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्या, इसे हम P से यानी P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको भी नोट कर लीजिए, याद रख लीजिएगा। और इसका क्या है, ये संवेग क्या है, संवेग एक क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ये भी याद रख लीजिए, क्लियर। और P इजिकल टू क्या होता है, एम भी होता है। Q इजिकल टू क्या, P इजिकल टू एम भी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, क्लियर। संवेग क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं आवेग क्या होता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स, बल का आवेग क्या होता है। तो बल का आवेग जो होता है, बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं, क्लियर। यानी कि बल और क्या है, टाइम, बल और टाइम के गुणनफल को हम बोलते हैं बल आवेग, यानी बल को F से इंटू टाइम को T से। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड, इसका मात्रा क्या होगा, बल का न्यूटन, T का सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड होगा, क्लियर। तो ये क्या होता है, आवेग हो गया, क्लियर। चलिए तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक सदिश राशि है, कि आवेग भी आपका क्या है, एक सदिश राशि है। अब आते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, इसको जानिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में इससे रिलेटेड, सेंट्रीपेटल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको बता रहे हैं, क्लियर। तो यानी कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स का। अभी इसका कोई एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पूछता है कि अभिकेंद्र बल क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। और क्या अभिकेंद्र बल के फार्मूला का डेरिवेशन भी पूछता है, अभिकेंद्रित त्वरण का, तो वो भी बताएंगे, क्लियर। वो जो फार्मूला का डेरिवेशन होगा इस चैप्टर का, वो कल इसके नेक्स्ट चैप्टर में होगा, जो कि सभी क्या है, फार्मूला बेस्ड डेरिवेशन ही होगा। सभी जो रिलेशन स्थापित करने हैं, जो भी हुए, सब कुछ कल होगा, क्लियर। तो आज का सेशन देखने के बाद कल जरूर देखिए कि आपको नोटिफिकेशन, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम जो चैनल का नाम है डिप्लोमा मैथ मस्ती, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि क्लासेस के हर अपडेट यहाँ पर दिए जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लियर। चलिए तो क्या सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, इसको जानिए। यानी जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, यानी कोई भी पिंड होगा जब वो क्या है, वृत्तीय पथ पर अगर गति करे तो उस पर एक क्या है, बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, ठीक है। इस बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल बोलते हैं। यानी कोई भी पार्टिकल हो वृत्तीय गति कर रहा है, उसका क्या है, इसका केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी इस पे वृत्तीय गति कर रहा है, तो इसकी जो दिशा क्या होगी, केंद्र की ओर होगी, सेंटर की ओर होगी, क्लियर। तो एक बल फोर्स करेगा, काम करेगा सेंटर की ओर, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स, क्लियर। चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर कहे किसी पिंड का द्रव्यमान m, यानी कोई भी पिंड है उसका द्रव्यमान आपका क्या है, उसका द्रव्यमान आपको m दिया हुआ है, और क्या है, अभिकेंद्र बल क्या है, F है। तो फार्मूला क्या बनेगा, अभिकेंद्र बल का F इजिकल टू क्या होता है, mv²/r होता है, क्लियर। F इजिकल टू mv²/r, जहाँ m क्या है, m यहाँ मास है, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है पार्टिकल की वेलोसिटी वृत्तीय पथ पर, r क्या है, वृत्तीय पथ का क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो r क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, क्लियर। तो अभिकेंद्र बल क्या हो गया, समझ में है। यानी अभिकेंद्र बल क्या है, जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करती है, जब कोई पिंड, याद रख लिया, उसे याद रखिए कि जब कोई भी पिंड है वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी जो दिशा होती है हमेशा क्या होता है, केंद्र की ओर होती है, सेंटर की ओर होती है। और क्या है, जो सेंटर क्या, केंद्र की ओर इसकी क्या होती है, दिशा होती है, और केंद्र की ओर जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल बोलते हैं, क्लियर। अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है mv²/r, ये फार्मूला होता है, इसको याद रख लीजिएगा, क्लियर। अपकेंद्र बल क्या होता है, इसको समझिए। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, अब इसको अपकेंद्र बल क्यों क्या है, ये आपका एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है कि अपकेंद्र बल क्या होता है, इसका उदाहरण सहित समझाइए, क्लियर। तो 5 नंबर में आपको क्या है एग्जाम में पूछता है, उसको उदाहरण सहित आपको क्या है, इसको बता देते हैं, क्लियर। देखिए
अपकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपेटल फगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्र बल को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफगल फोर्स बोलते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें, अब क्या होता है अपकेंद्र बल, उसको समझिए। यानी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हमें आभास होता है कि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है। क्लियर। पहले इसको अपकेंद्र बल समझ लीजिए। जैसे आप झूला झूल रहे हैं, पहले अपकेंद्र बल होता क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे आप मान लीजिए झूला झूल रहे हैं, क्लियर। तो झूला झूल रहे हैं तो आपका क्या है, इस तरह से आपका क्या है, दोलन करती हैं। तो आप यहाँ पर आप अगर हाथ से छोड़ देंगे रस्सी, झूले के रस्सी आप छोड़ दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको बाहर की ओर कोई ढकेल रहा है, बट एक्चुअल में कोई ढकेलता नहीं है। एक आभासी बल काम करता है जो जिसको है बाहर की तरफ ये फोर्स लगाता है। वो क्या, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल बोलते हैं। उसी फोर्स को, आभासी जो बल होता है उसको क्या है, अपकेंद्र बल बोलते हैं। और आप क्या बाहर गिर जाते हैं। क्लियर। यही आपको लिखना है। तो अपकेंद्र बल में क्या लिखना है उसको समझिए। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हमें आभास होता है किसी वस्तु पर कोई बल लगता है, जबकि वास्तव में उस वस्तु पर कोई बल नहीं लगता। ठीक है। इस प्रकार के आभासी बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। अब अपकेंद्र बल समझिए, आपको कैसे लिखना है, अपकेंद्रीय, यानी कि आप अपकेंद्र बल को फार्मूला कैसे लिखना है अपकेंद्र बल, उसका उदाहरण समझिए। ठीक है। उदाहरण से समझिए, उदाहरण द्वारा समझाए अपकेंद्र बल क्या होता है, उदाहरण द्वारा समझाए। तो उदाहरण इसका लिखिए अपकेंद्र बल का, यानी कि यदि हम किसी झूलते हुए झूले पर खड़े हो जाएं और झूले की रस्सियों को न पकड़े तो हम पर तुरंत बाहर की ओर, हम तुरंत क्या है, बाहर की ओर गिर पड़ेंगे। इससे हमें महसूस होता है कि हम पर क्या है, बाहर की ओर कोई बल लग रहा है, जिसे हम बोलते हैं, वही जो बल बाहर की तरफ लगता है वही अपकेंद्र बल होता है। क्लियर। तो अपकेंद्र बल क्या होता है समझ गए। अपकेंद्र बल क्या होता है, जैसे आपको कोई रस्सी है, झूला झूल रहे हैं, तो उसमें क्या है, झूला आप रस्सी को हाथ से छोड़ दीजिए। ठीक है। तो आप क्या है, बाहर की तरफ गिर जाएंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि आपको एक बल के अनुभव होगा जो आभासी बल होगा, और क्या हो, बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। ठीक है। तो वो क्या है, एक आभासी बल आपके ऊपर काम करेगी जो बाहर की तरफ लगेगी, वो उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। तो ठीक है। तो उसी आभासी बल को हम अपकेंद्र बल बोलते हैं। क्लियर। अब हम देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है। अब कल हम लोग बाकी वीडियो कैसा लगा पहले कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि देखिए आप लोग अगर आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी क्लासेस रेगुलर चलेगी, रेगुलर बेसिस पे। एग्जाम आपका ज़्यादा दिन नहीं है, तो इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सीरीज सिर्फ मिलेगा। और अगर आप सपोर्ट किए, कमेंट अच्छा सा किए, तो ही आपको क्लासेस आपके कंटिन्यू चलेंगे। क्लियर। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके एक एक कमेंट हमारे लिए क्या है, बहुत सारी एनर्जी देती हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। तो कल आपको मिलेगा क्या है, कोणीय वेग और कोणीय रेखीय वेग में संबंध, त्वरण वाले में भी संबंध, और सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अभिकेंद्री जो बल है उसका भी क्या फार्मूला का डेरिवेशन करवाया जाएगा। क्लियर। उन सभी का डेरिवेशन यहाँ पर देखिए, सब कुछ रेडी, कंटेंट रेडी कर दिया गया है, तो सब डेरिवेशन यहाँ पर देखिए रेडी है। तो कल सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है। तो ये आज कल सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद कल मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग आई होप कर चुके हैं। ठीक है। कल आपको जो भी क्वेश्चन, आपको कल कौन कौन सा क्वेश्चन मिल जाएगा, ये तो अभिकेंद्र उदाहरण सहित, अभिकेंद्री त्वरण की परिभाषा उदाहरण सहित, इसको हमको करवाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। क्लियर। ये तो परिभाषा अपकेंद्र बल की हो गई। रेखीय संवेग कोणीय बल के हम संबंध स्थापित करेंगे, इसका भी संबंध स्थापित कल ही करेंगे। और क्या है, संवेग संरक्षण क्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछता है, इसको भी, और इसका भी गतिज ऊर्जा तथा रेखीय वेग में संबंध, इन सभी को क्या है कल हमको अच्छे से पढ़ेंगे। और न्यूटन के नियम, इतने क्वेश्चन कल काफ़ी लंबा टाइम होने वाला है। तो एक क्लासेस कैसे चलेंगी, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ही आपको क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। क्लियर। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। क्लियर। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।